So very good morning everyone. Myself CS Prerna Maheshwari will be taking your class for CS EET Current Affairs. आज की क्लास स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स के अलावा जो हमारी ई बुलेटिन्स है उसको कवर करने के लिए फोकस की गई है। हम लोग मॉड्यूल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग उससे इंपॉर्टेंट जो ई बुलेटिन है वो कवर करेंगे। एग्जाम होने वाला है अब जनवरी 2023 में, तो हम एटलीस्ट 6 मंथ्स तक की ई बुलेटिन कवर करेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में पिछले 6 महीने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 ई बुलेटिन हम कवर करेंगे अभी अक्टूबर, सितंबर, फिर नवंबर, दिसंबर एंड आई डोंट नो दिसंबर की जनवरी में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। लास्ट ईयर 3 जनवरी को उन्होंने किया था एंड 7 को पेपर था, तो वो क्लास भी हम लोग ने की थी एंड कवर कराया था कि एक भी बुलेटिन आप नहीं छोड़ सकते। एग्जाम के ठीक पहले अज्यूम करते हैं कि पेपर पहले बना होगा, बट क्या पता कुछ भी एक क्वेश्चन भी आ गया तो मटेरियल होते हुए भी हम क्यों छोड़ के जाएंगे उसको। ठीक है, जिसको नहीं पता ये कहां से डाउनलोड करनी है, ये इंस्टीट्यूट के CS EET जब आप गूगल पे डालोगे ई बुलेटिन, CS EET ई बुलेटिन, व्हेन यू राइट इट ऑन गूगल तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सितंबर मंथ की हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक, अपने मोबाइल में सब PDF डाउनलोड करके रखेंगे। क्या चीज रेलिवेंट रहेगा? हाँ, करंट अफेयर्स जनरली आप कोई भी और एग्जाम में दोगे तो वो तो काम आएगा ही, बट ये क्लास CS EET के लिए स्पेसिफिकली है, CS EET ई बुलेटिन। और पहला टॉपिक है हमारा आज का, वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नोट्स अलग से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि whenever you go through all the modules और बहुत सारे पेजेस होते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको दिक्कत आती है कि सारा रीड करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है क्रक्स या तो हाईलाइट करना है या तो पॉइंट्स बना के इसी मॉड्यूल के PDF में आपको लिखना पड़ेगा। अब PDF में कैसे लिखे? 2 ऑप्शन है, या तो प्रिंट करा के लिख लो, दूसरा एक एडोब रीडर का ऐप भी है जो कि PDF को हाईलाइट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, बट वो यूजर फ्रेंडली इतना नहीं होता है क्योंकि कभी कर्सर भाग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। तो बेटर आई विल से यू कि डाउनलोड दिस PDF, गेट इट प्रिंट एंड यूजर हैंडली की तरह एक प्रिंट आउट अपने पास रखो और उससे पढ़ो। ठीक है, ओके, सो वी शुड स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। The Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization founded in Shanghai, China on 15 June 2001. 2 टर्म इंपॉर्टेंट आए, एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। Why this intergovernmental word is important? क्योंकि इससे पहले जब यूक्रेन वर्सेस रशिया बहुत हाईलाइटेड था न्यूज में, तो एक टर्म आपने सुना होगा NATO। NATO उस टाइम भी न्यूज में बहुत था, जो नहीं सुने हैं उनके लिए, कि NATO कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, NATO हेल्प कर रहा है यूक्रेन को और ये सब दुनिया भर की बातें। पर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? NATO ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको अभी पढ़ाने का क्या मतलब है? सिर्फ इस टर्म के लिए पढ़ाना पड़ रहा है कि NATO ना एक मिलिट्री अलायंस है। क्या है? मिलिट्री अलायंस। और SCO जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों में फर्क क्या है? एक जगह हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे प्रेसिडेंट, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा आपका, वो मीट करेंगे। और दूसरी तरफ है मिलिट्री का ग्रुप बनना। उसमें क्या होता है? दोस्ती यारी जैसे होती है, दोस्त को कोई बोला तो पूरे सब मिलकर लड़ने पहुंच जाते हैं, वैसे ही NATO करता है। NATO के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसका एक ग्रुप बन चुका है, और ग्रुप के किसी एक मेंबर को किसी ने अटैक कर दिया, किसी भी आउटसाइडर ने ग्रुप की किसी एक मेंबर पे अटैक कर दिया, तो वो माना जाता है सब पे अटैक हो गया और सब मिलके लड़ते हैं। डजंट मैटर आपने एक छोटी सी कंट्री पे अटैक किया है, NATO इतनी बड़ी कंट्रीज का ग्रुप है, पूरा यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, तो वो सब लड़ने पहुंच जाते थे। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, वो मिलिट्री अलायंस था, बट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक सिर्फ गवर्नमेंटल अलायंस है।
गवर्नमेंटल अलायंस का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को ट्रेड को प्रमोट कर देंगे, एक दूसरे की कल्चरल, एनर्जी सेक्टर में हेल्प करेंगे, स्पेस सेक्टर में हेल्प करेंगे। मतलब ओवरऑल दो कंट्रीज, जितने भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? परमानेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि ये परमानेंट ग्रुप है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट के लिए बना, वो कंप्लीट होते ही ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमानेंट है, तो आपको दो वर्ड याद रखना है, परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा है कि फाउंड कौन किया है, ऑब्वियसली नाम क्या है, शंघाई, तो दैट मींस चाइना ने फाउंड किया है। ईयर क्या है, 2001। तो आप अपने नोट्स में क्या लिखोगे, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर डैश कर दो, एससीओ फिर डैश, यहां पे परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा फाउंडेड इन द ईयर 2001। बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट तक नहीं होती हैं, तो उसको हम बस रीड करके छोड़ देंगे। जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, उसको हम बाहर निकाल के रख लेंगे कि जब पेज पलटना पड़े बार बार वही कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से छाट के रख देंगे। नेक्स्ट, the main of goals of the SCO are strengthening the mutual confidence and the good neighborly relations। अब यही बात हो गई, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेबर्स जितने होते हैं मेंबरिंग कंट्री, वो एक दूसरे के पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सबको प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, एग्जाम रेलिवेंट कुछ नहीं है इसमें। प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ शंघाई, the SCO pursues the internal policy based on principles of mutual trust, mutual benefit, equal rights, consultation, respect for diversity of cultures and aspiration towards। अब यहां बात आती है मेंबर कंट्रीज की, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ SCO आर देयर। अब क्या आपको नाम याद रखने पड़ेंगे? क्या एग्जाम ओरिएंट देखते हुए, एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है देखते हुए, कि नाम सबके याद रखने पड़ेंगे? ज्यादा होगा तो नहीं करेंगे, शायद यही बात सही भी है। प्रैक्टिकल बात बताए, अगर ऐसे बोलेंगे तो नहीं नहीं सब कुछ पढ़ना है, याद करना है, बाय हार्ट मेंबर, उसके भी कैपिटल याद कर लो, सब कुछ कर लो, नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो आपकी ब्रेन पे एक प्रेशर रहेगा और कुछ नहीं, याद तो वैसे भी नहीं वहां तक पहुंचने वाला है। अब दिखाने के लिए चलो हम याद भी कर लें। अभी यहाँ पे 8 है ना, हम लोग IMF पढ़ेंगे तो वो 190 है। कितने हैं? 190 मेंबर्स है। जब आप मॉड्यूल में IMF पढ़ोगे 190 उसके हैं। G20 पढ़ोगे वहां 20 हैं। G7 पढ़ोगे वहां 7 हैं। ब्रिक्स पढ़ोगे वहां पे 5 है। ये सारे नाम आप याद करते करते जब एग्जाम देने जाओगे तो फिर आप सोचोगे किसमें कौन सा था, किसमें कौन सा नहीं था। तो प्रैक्टिकल चीजें देखना है कि क्या पॉसिबल है। हाँ, अगर 8 मेंबर्स, अभी सार्क है, किसी में 7, आसियान 10, कैसे याद होगा हर एक में कौन कौन से मेंबर्स थे? तो याद आपको क्या रखना है? ओनली नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। और दूसरी चीज, क्या इंडिया मेंबर है, वो चीज आपको फोकस रखनी है। इंडिया इज मेंबर और नॉट। तो बेस्ट तरीका है, अभी आप एक ग्रुप पढ़ रहे हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉड्यूल में 8-10 ग्रुप और है। तो जैसे एक सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा मॉड्यूल का, मॉड्यूल हम लोग 7 डेज टारगेट रखते हैं कि 7 डेज के अंदर फुल मॉड्यूल करंट अफेयर्स की कंप्लीट करता है। तो उसके बाद क्या करना है? फुल चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद आप खुद उसमें ना कंपैरिजन करोगे कि एससीओ में कितने थे, सार्क में कितने हैं, आसियान में कितने हैं। ऐसे चार्ट बनने से आपको कंपैरेटिव याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड लास्ट इज उज्बेकिस्तान। टोटल कितने निकल के आए? 8 मेंबर्स। तो आपको लिखना है मेंबर्स इक्वल्स टू 8 एंड ब्रैकेट में इंडिया लिखकर उस पर टिक लगा दो, तो ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया मेंबर है। तो राइट इट लाइक दिस कि मेंबर्स 8 ब्रैकेट में इंडिया, और एक टिक लगाने से इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। नेक्स्ट,
The SCO currently comprises of 8 members, 4 observer and 6 dialogue partners. अब ये याद रखना है 8 + 4 + 6. अब ये क्या है, मेंबर 8 हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं. अब मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर स्टेट्स आर दो स्टेट जिसको अभी ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम शायद मेंबर बना सकते हैं. दे आर इन द ऑब्जर्वर स्टेट. अभी मेंबर नहीं है. मेंबर कितने हैं, अभी 8 मेंबर्स हैं, बट 4 को ऑब्जर्वर कैटेगरी में डाला गया. दैट मींस इन फ्यूचर दे कैन बी अ मेंबर. 6 आर डायलॉग पार्टनर्स, मतलब ये मेंबर नहीं है, ये ना मेंबर बनने वाले हैं, बट हाँ इनसे इनकी इकोनॉमी से एससीओ कंसर्न रहता है, इसलिए डायलॉग पार्टनरशिप मतलब बातचीत की मीटिंग्स होती रहती है इनकी. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है 8 + 4 + 6 मेंबर्स, ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर्स. ये इंस्टीट्यूट ने खुद ही ना बोल्ड करके दे दिया. इफ समथिंग ऑलरेडी इज बोल्ड तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल होता है. हिस्टोरिकल मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन 8-9 जून 2017 इन अस्ताना. In the meeting, the status of full member was granted to India and Pakistan. अब क्वेश्चन ये है, SCO की कौन सी मीटिंग में इंडिया को मेंबरशिप मिली थी? तो द मीटिंग हेल्ड इन अस्ताना. इन विच मीटिंग, क्वेश्चन लिखो, इन विच मीटिंग ऑफ SCO membership status to India was granted. तो आंसर इज इन अस्ताना. अस्ताना तो इसमें नाम नहीं आ रहा है, तो अस्ताना क्या है, अस्ताना इज अ प्लेस इन किर्गिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स के बारे में दिया है, सेक्रेटेरिएट के बारे में दिया है. सेक्रेटेरिएट मतलब एक परमानेंट ऑफिस वहां पे है इनका, शंघाई में है. इट इज बेस्ड इन बीजिंग, मतलब चाइना में है. और बहुत सारे ग्रुप्स आप पढ़ोगे जिनका कोई सेक्रेटेरिएट ऑफिस नहीं होता है. जिस तरीके से मीटिंग होस्टिंग कंट्री बदलती है, ऑफिसेस भी शिफ्ट होते हैं, लेकिन इनका एक परमानेंट बीजिंग में बेस्ड है. ठीक है, इसमें और कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2023 इंडिया की फॉरेन अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. दो चीजें, G20 की 2023 मीटिंग भी इंडिया में ही होस्ट होगी और SCO समिट 2023 भी कहां होस्ट होने वाला है, इंडिया में. तो 2023 में दो बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग है, दैट इज G20 एंड SCO समिट विल बी हेल्ड. समिट स्टैंड्स फॉर, अब ये समिट का क्या मतलब है, समिट का मतलब एक मीटिंग होता है, दो बड़ी कंट्रीज में मीटिंग होना, दैट इज समिट. इज एवरीथिंग क्लियर? अभी तक क्या सब कुछ समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है. The rotational presidency of Shanghai Cooperation Organization has been handed over in India in Samarkand, Uzbekistan. Delhi will hold the presidency of the grouping for a year, September 2023. And next year, India will host the SCO summit. ये कुछ पॉइंट जो बहुत हाईलाइटेड रहा, आई थिंक हर किसी ने अपने स्टेटस में लगाया हुआ था, बहुत हाईलाइटेड था. ये क्या है कि SCO के समिट में वाराणसी को नॉमिनेट किया गया था द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. 22-23 की मीटिंग में इसको नॉमिनेट किया गया था. विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म? इट इज वाराणसी. कल्चरल एंड हेरिटेज वाइज वी हैव ग्रेट प्लेस इन वर्ल्ड. इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए वाराणसी को हाईलाइट किया, नॉमिनेट किया गया. क्या चीज नहीं, बस वाराणसी एंड किस लिए नॉमिनेट हुआ वो लिखो बस.
ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज द न्यूज ऑफ September 17, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थ डेट था उस दिन, और उस दिन ये हाईलाइट हुआ था कि एक जोक भी आता है ना कि कुछ लोग कबूतर छोड़ देते हैं बर्थडे वाले दिन, ऐसे उड़ाने का फैशन होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अलग है, उन्होंने चीता छोड़ दिया था। तो ये न्यूज में काफी हाईलाइटेड था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा पिक्चर्स को कि किस तरीके से उन्होंने वो केज खोला था एंड उसमें से चीता निकल के गए थे। वो स्टोरी क्या है, कहानी ये थी कि चीता हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो गए थे। द वर्ड एक्सटिंक्ट मतलब वो स्पेसीज इंडिया में खत्म हो गई थी, तो कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया। अब ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम करंट अफेयर्स में ये रेलिवेंट हो सकता है कि कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ, किस नेशनल पार्क में इसको वापस से लाया गया है, और वो नेशनल पार्क किस स्टेट में। 3 चीज पढ़ना है, और पता है तीनों ही चीज आपकी हेडिंग में दी गई है। द वाइल्ड चीता, इसको अंडरलाइन करना है, वाइल्ड चीता वाज इंट्रोड्यूस कहां, कूनो नेशनल पार्क में, और वो कूनो नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नाम्बिया से आए थे और 1952 में एक्सटिंक्ट हुए थे। एक्सटिंक्ट एक्चुअली में बहुत पहले हो गए थे, डिक्लेयर 52 में किया गया कि नहीं अब एक्चुअल में कोई नहीं है। इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द ईयर 1952। तो वापस से रीस्टोर कहां से किया गया, ये एक बार क्विकली पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ September 17, 2022 रिलीज्ड वाइल्ड चीता which had become extinct from India at Kuno National Park in Madhya Pradesh. Cheetah which were brought from Namibia are being introduced in India under the Project Cheetah, which is the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. ठीक है, इसमें कोई और कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज। ओके, स्टार्ट करें। इस पॉलिसी को जानने से पहले आपको ना एक टर्म जानना पड़ेगा, दैट इज पीएम गति शक्ति। क्या है वो, CUET में भी मैंने पढ़ाया है। कोई स्टूडेंट जो CUET में भी मेरे साथ जुड़ा होगा उसको पता होगा, ये टॉपिक हमने वहां पढ़ा था। बजट का एक पॉइंट था ये, एंड ये हर कंपटीशन एग्जाम में CUET, SSC सब जगह ये आया। क्वेश्चन को कितना ही टफ बना दो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कितना करोड़, कितना अमाउंट इस पॉलिसी में लाया, तो कुछ भी पूछ सकता है। आई विल से जो ये इंस्टीट्यूट है ये ना एग्जेक्ट्रा लगा के अपने आप को सेफ साइड करता है। सेफ साइड का मतलब ये सारा दिया हुआ है, बट उसके अलावा, इन सब के अलावा एग्जेक्ट्रा भी एक वर्ड होता है, मतलब इसके अलावा आपको भी बाकी जो भी चीजें आपको देखनी हो वो पढ़ सकते हो। करंट अफेयर इज द ओनली सब्जेक्ट जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। आप मॉड्यूल पढ़ लो, आप बुलेटिन पढ़ लो, फिर भी आई विल नेवर से कि करंट अफेयर्स अब कंप्लीट है, नहीं। करंट अफेयर्स के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है, न्यूज भी कायदे की न्यूज देखनी है, ये नहीं कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, ये सबको भी हम नोट करते चले हुए, यहाँ आग लगी थी, इतने लोग मर गए हैं, ये हुआ। नो, बी एग्जाम ओरिएंटेड। क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप CS बनने जा रहे हैं तो कंपनीज आपके लिए मैटर करती हैं, और कंपनी से रिलेटेड न्यूज, कोई मर्जर हो रहा है, कोई अमलगमेशन हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉलिसी है, एंड एवरी पॉलिसी हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन कंपनी सेक्टर। तो पीएम गति शक्ति ये क्या था कि एक प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया में कि डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते थे, दोनों कनेक्ट नहीं करते थे, जबकि वो सब एक ही गवर्नमेंट के पार्ट है। मैंने ये एग्जांपल भी दिया था आपको नेशनल मॉडल कनेक्टिविटी का, कि सपोज होता क्या है इंडिया में, एकदम फैक्ट चीज है कि एक डिपार्टमेंट को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्या बनाने का, दूसरे को दिया गया है पाइपलाइन बनाने का। ठीक है, पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन होती है उसको अंडरग्राउंड फिक्स करने का दिया है। 2 डिपार्टमेंट है, दोनों ही सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है। ठीक, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब बोला गया आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। टाइम लिमिट रखी सपोज 6 मंथ्स। ये सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक्चुअल में पॉलिसी क्या है। 6 मंथ्स है, विद इन 3 मंथ्स
रोड बना देते हैं यहाँ के, और रोड बन गई, एकदम अच्छी सी रोड बनी है। 6 months का टाइम था, इन्होंने क्या काम किया, विद इन 3 months दे आर हैप्पी कि हमने 3 महीने के अंदर अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। अभी 6 महीने का टाइम तो बचा था। पाइपलाइन वाले आए, चलो हम पाइपलाइन डाल देते हैं, उन्होंने फटाफट गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदते हैं, एक अच्छी सी पाइपलाइन डालते हैं, वापस गड्ढे बंद कर देते हैं और वो चले गए। और इन्होंने भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी कि हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। दोनों ने अपना रोल प्ले किया है, ऐसा नहीं है किसी ने सही में काम नहीं किया। रोड भी बनी, पाइप भी डली, पर जब वापस आए तो देखे रोड नहीं थी। जब वापस आए तो वो रोड नहीं बनी हुई थी। तो गलती किसकी थी? गलती रोड वाली थी, गलती पाइपलाइन वाली की थी? सब आंसर करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन? नेहा, निहारिका, निखिल, शुभम, उत्कर्ष, हिबा, नंदिनी, किसकी गलती थी? विच सेक्टर, किस गवर्नमेंट, कौन सी चीज की इसमें गलती आपको समझ में आ रही है? रोड सेक्टर की आ रही है या पाइपलाइन वालों की आ रही है? रोड वालों की आ रही है। लास्ट में उन्हीं का काम नहीं दिखा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। गलती नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत, कोऑर्डिनेशन। क्या कि काम हुआ पर कोऑर्डिनेट नहीं करे। कोऑर्डिनेट में मतलब उनको बोलना चाहिए था कि पाइपलाइन का काम पहले होना है, रोड का काम उसके बाद होना है। तो दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, और इस वजह से जाता क्या है? टाइम वेस्ट एंड कॉस्ट। और ये सब का डिपेंडेंसी किस पे होता है? पब्लिक के ऊपर आता है। होता है कि नहीं होता है? वो क्या करेंगे? वो अपने आप से नहीं देंगे। यस निखिल, इट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं था तो कहानी अगर जस्ट अपोजिट होती, पहले पाइपलाइन डलेगी उसके बाद रोड बनेगी। दोनों का तब भी काम हुआ था, दोनों का अब भी काम होगा, बट दिस टाइम इट विल गो बेटर। क्यों? कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेलवे सेक्टर का। किसका? रेलवे सेक्टर में एक सर्वे होता है जब रेलवे ट्रैक डलती है, कि सपोज बीच में रेलवे ट्रैक डलती है, बीच में कोई गांव वगैरह तो नहीं आ रहा, किसी का घर तो नहीं आ रहा। ऐसी थोड़ी कि आज हम ट्रैक डालने का ऑर्डर दे दे, उसकी पूरी लेंथ मेजर होती है, सब होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स और टीम जाती है, ठीक है। इसमें बहुत मनी वेस्ट होता है, तो सर्वे कंडक्ट होता है। अब इसको जल्दी करने का कोई और रास्ता, किसकी हेल्प हम ले सकते हैं? अगर आप अपने आपको ऑफिसर की तरह ट्रीट करो, अगर आपको रेलवे ट्रैक डालनी है और बिना सर्वे, वहां बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के आप किस चीज की हेल्प ले सकते हो? अगर किस चीज की हेल्प ले सकते हो? कुछ आइडिया, कुछ दिमाग में जा रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कि अगर हमें रेलवे ट्रैक डालनी है और हम जा रहे हैं, हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, उस सर्वे में कि देखते हैं कहीं उस ट्रैक के दौरान किसी का घर तो नहीं आ रहा है बीच में, वरना आपको कंपनसेशन देना पड़ता है ना, तो आपको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो वो सर्वे वगैरह कंडक्ट करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो एक ग्राफ अगर हमें स्केल देखना है तो वो हम कैसे देख सकते हैं? उनसे पूछेंगे तो वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे कहां से ट्रैक डालना। सबसे अच्छा है आप इसरो से हेल्प लीजिए। किससे? अब इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सैटेलाइट जाती किस लिए है? इमेजेस क्लिक करने के लिए। आप हमें इमेज दीजिए, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, नॉर्मल पब्लिक आपसे डिमांड नहीं कर रही है, गवर्नमेंट है। तो आपने कहा कि आप इनको ट्रांसफर करिए रेलवे वाले को, और एक हमें रफ मैप दिखाइए कि क्या क्या उस बीच में है। तो आपको लगता नहीं टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता था? 2 बड़े एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको ये समझाने के लिए कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के दोनों डिपार्टमेंट है, ऐसा भी डिपार्टमेंट नहीं है कि एक दूसरी पार्टी के पास है, एक दूसरी पार्टी के पास है, ऐसा भी नहीं है कि आपस में कोई मतभेद वगैरह है, नहीं। तो याद रखना है इसमें पीएम गति शक्ति इज अ मास्टर प्रोग्राम। मास्टर पॉलिसी मतलब कोऑर्डिनेशन को देखते हुए गवर्नमेंट की कई सारे डिपार्टमेंट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द पीएम गति शक्ति इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च्ड लास्ट ईयर was a pioneering step in this direction. PM Gati Shakti will get first boost and complementary with the launch of National Logistic Policy. अब National Logistic Policy क्या है? It is a comprehensive effort to address issue of high cost and inefficiency by laying down an overarching interdisciplinary, cross-sectoral
and multi-jurisdiction framework for the development of internal logistic ecosystem is yet another step in this direction. इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए कई सारे छोटे डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेन प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। तो ये प्रोग्राम आपको क्या क्लियर है, सबको समझ में आया है? The National Logistic Policy is a step towards PM गति शक्ति। मेन टॉपिक PM गति शक्ति था। Everyone, is it clear? Please type yes. शुभम, निखिल, निहारिका, नेहा, नंदिनी, हिबा, सबको क्विकली कमेंट करना है। ये को होस्ट वाली आईडी पे कमेंट करना है। नेहा यस, शुभम यस, ओके। बाकी सब भी करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हिबा, ओके। मर्जर ऑफ मेटल कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप विद टाटा स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी CSEE पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, किसका किससे मर्जर हो, बट एज ए प्रोफेशनल करियर वाइज CS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मर्जर। मर्जर क्या होता है? दो बड़ी कंपनीज जब मिलके एक कंपनी में या तो मर्ज होती है या तो मिलके एक नई कंपनी बना देती है। इफ देयर इज एनी वन कंपनी A, एनी वन कंपनी B, दोनों मिलके अगर C बना रही है, या फिर A और B, ये B A में मिल जाए या A जाके B में मिल जाएगी, एक का अपने आप में पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ B का ही नाम रह जाएगा, या B का एग्जिस्टेंस खत्म करके हम A का ही नाम रखेंगे, वो होता है मर्जर। यस, वोडाफोन आइडिया, फ्लिपकार्ट का किससे हुआ था? वॉलमार्ट ने खरीदा था। बहुत सारे मर्जर्स होते हैं जिसमें अभी तो रिसेंटली टेक ओवर हुआ था एयर इंडिया का। एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, पर इससे होता क्या? व्हाट इज, ये तो मैंने नहीं सुना है। अभी हम फिलहाल बात करें कि इससे होता क्या, फायदा क्या है मर्जर से। एक्चुअल में क्या होता है, एक कंपनी बहुत लॉस मेकिंग होती है दोनों ही, और एक कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट है, तो वो क्या करते हैं, उस लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लेते हैं। खरीदने का मतलब पूरा मैनेजमेंट, पूरा सब कुछ उनके पास चला जाता है, तो वो उसको और बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव के तरीके से उसको चलाते हैं। तो होता क्या है, अगर टैक्स वाइज देखा जाए तो इनके लॉस इनको चले जाते हैं। एक कंपनी के लिए लॉस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज अगर आप किसी का लॉस अपने में आने देते हैं तो आपका टैक्स बहुत कम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए या फिर और चीजें देखते हुए कि ग्रुप बहुत बड़ा है, दो तीन कंपनी जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं, जिनका खुद में कोई बहुत रोल नहीं है, उसको एक बड़ी कंपनी में ही मर्ज कर दिया, तो वो सब होता है मर्जर। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, टाटा ग्रुप में मर्ज हो गया है टाटा स्टील्स में। The 7 metal companies of Tata Group that will be merged with Tata Steel are, ये कंपनी के नाम्स दिए गए हैं। 7 कंपनीज का मर्जर हुआ है, उसकी बात है। कितने परसेंट पे हुआ है, क्या हुआ है, वो डिटेल आपको नहीं जाना है, बस याद रखना है एक सब्सिडरी कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है। मतलब एक बड़ी कंपनी है, उसमें बी में कुछ शेयर्स है, इट इज लेस देन 49%। डिसइन्वेस्टमेंट तो अपना हटाना होता है, वही वो क्या होता है, दैट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन। और एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट मतलब फ्रेंडली, हम 20% से ज्यादा हैं पर 51 पे हम नहीं टच करें, तो हम उससे क्या है, एसोसिएट कंपनी है। अभी वो सब आपको इन डिटेल पढ़ना है, पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जब एक कंपनी का दूसरे में मोर देन 20% और हम 51% से ज्यादा होल्ड कर लिए, तो हम उस कंपनी के होल्डिंग बन जाते हैं और वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी समझ में आ गया। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 51% होल्ड कर ले तो वो होल्डिंग हो गई, और जिसने होल्ड किया है वो सब्सिडरी कंपनी बन गई। रिलीज ऑफ बुक अंबेडकर एंड मोदी
Reformers idea performance implementation. The former president of India, Shri Ram Nath Kovind, launched the book Ambedkar and Modi, The Reformer Ideas and Policy. तो ये बुक किसने लॉन्च की, आपको बस इसका बुक का नाम लिखना है, और लॉन्च्ड बाय. देखो लॉन्चिंग अलग है, ऑथर अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज. यहां ऑथर से कोई मतलब नहीं है. लॉन्च किसने किया है, प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया. आप कौन है करेंटली प्रेसिडेंट, अच्छा रामनाथ कोविंद है. हाँ, द्रौपदी मुर्मू इज द करेंटली प्रेसिडेंट. तभी तो यहाँ पे फॉर्मर वर्ड डाला है. फॉर्मर मतलब पहले कौन थे. ठीक है. 93rd एडिशन ऑफ मन की बात दी गई है. इसमें कि प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कंट्री में वर्किंग को लेकर, कोई इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है उसको लेकर. तो ये सब है कि ही वॉज डिलाइटेड फॉर द रिटर्न ऑफ चीतास एंड सो ऑन. ये सारी एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया. मन की बात कई बार सेशंस होते हैं, इतना रिलेवेंट नहीं है. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. ई बुलेटिन के लास्ट में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 4 या 5 हैं, बस उसको कवर करेंगे. पेपर 4 करंट अफेयर्स, पेज नंबर 12. Dr. N. Kalai Selvi, who has become the first woman director general of which Indian research organization? किस इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है? द आंसर इज CSIR. CSIR, that stands for Council of Scientific and Industrial Research. Councils of Scientific and Industrial Research. Next question, very important. ये जनवरी तक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जब कोई अपॉइंटमेंट होता है ना तो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी यूयू ललित थे, उनको हटा दिया गया और नेक्स्ट है, यस इट इज धनंजय वाई चंद्रचूड इज द करेंटली 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? Indian Space Technology ISRO partnered with which country space agency during Bangalore Space Expo? It is Australia. ये क्वेश्चंस आपको पूरे ही लिखने पड़ेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो. विद ऑस्ट्रेलिया ISRO has partnered in Bangalore Space Expo. Where was the International Dairy Federation World Dairy Summit held? तो ये जून में हुई थी. It was held in Greater Noida. हो गया. Which regulatory body has notified a framework introducing stock exchange, social stock exchange in India? That is SEBI, Securities Exchange Board of India. जो चीजें अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके बारे में आपको इन डेप्थ मॉड्यूल में पढ़ना है, एक एक चीज के बारे में, आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में, और भी बहुत सारे. ये 2 डिपार्टमेंट्स तो नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है. तो वी हैव डन विद सितंबर ई बुलेटिन. क्या सबको सारे टॉपिक्स क्लियर है? हम लोग ने आज की क्लास में अक्टूबर में क्या, सितंबर की क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करे थे? पहला टॉपिक क्या था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड टॉपिक वॉज कूनो नेशनल पार्क. फिर पीएम गति शक्ति योजना पड़ी थी. उसके बाद एक मन की बात एंड एक बुक का नाम जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ने लॉन्च की थी. ठीक है. इतना क्या सबको क्लियर है? ये लास्ट में आंसर देते हैं. इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के ई बुलेटिन में चीजें मेंशन रहती हैं, उसको भी आप देखा करिए क्योंकि ई बुलेटिन से भी क्वेश्चन हूबहू कॉपी कर लेता है. So now we will go to October month. टाइम था, हाँ उससे पहले. सितंबर की क्या, अक्टूबर की क्या सबके पास है? आई थिंक इसमें भी यही ओपन है.
ये आई थिंक अक्टूबर में भी है। कौन सा ई बुलेटिन है ये? आई थिंक गलत नाम से सेव हो गया है इसलिए इतना हुआ। दिस इज अक्टूबर 2002। तो उसको स्टार्ट करते हैं, तब तक ये भी खुल रहा है। पहला टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें कंट्रीज की रैंकिंग होती है कि हाउ इनोवेटिव वन कंट्री इज। इनोवेटिव इन द सेंस ऑफ रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पे। ये खुल गई हमारी अक्टूबर मंथ की भी ई बुलेटिन। अब बात आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। हम लोग बेसिकली 132 कंट्रीज का सर्वे करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इट इज अ सर्वे, एक तरीके से हम सर्वे कहते हैं। रैंकिंग दी जाती है उसके बेसिस पे। रैंक्स गिवन होती हैं टोटल 132 कंट्रीज में। 132 कंट्रीज को देखा जाता है और फिर रैंकिंग मिलती है कि हाउ वन कंट्री इज इनोवेटिव इन द सेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बात होती है। The GII, creativity and innovation have been a constant in the growth and development of any knowledge economy. The Global Innovation Index is a leading reference for measuring economy's innovation performance. कितना ही कंट्री अपने लोगों को क्रिएटिविटी के लिए एक स्पेस दे रही है। तो इंडिया की बात करें तो ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया फर्स्ट टाइम हैज एंटर्ड टॉप 40 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में एंटर करा है और इंडिया की रैंकिंग है 40 आउट ऑफ 132। रैंकिंग है, पॉइंट्स नहीं है। रैंकिंग मतलब आप जितना फर्स्ट रैंक के करीब जाओगे उतने अच्छे हो, अब जितना लास्ट के करीब जाओगे उतने बेकार। बट अगर ये पॉइंट्स होता तो 132 जितना आप फुल के करीब जाओगे तो आप उतने अच्छे, जितना आप जीरो के करीब जाओगे उतने बेकार। तो 40 रैंकिंग इज गुड फॉर इंडिया। हालांकि इंडिया कैन बी गो मच बेटर देन दिस। ये कौन लेकर आता है? दिस एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज रिलीज्ड ऑन सितंबर 9, 2022। ये आफ्टर कोविड के ऊपर है। इट रिवील्स द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, रैंकिंग इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ अराउंड 132 इकोनॉमीज while highlighting the innovation of strength and weakness। अब सीधे बात आती है एग्जाम की कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है, टोटल कितने में से रैंकिंग है वो, और टॉप पे कौन है, फर्स्ट रैंक होल्डर कौन है। इट इज स्विट्जरलैंड इज द फर्स्ट रैंक होल्डर। यहाँ पे पूरा एक चार्ट भी बना हुआ है रैंकिंग का जिसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। एंड लास्ट, इसमें लास्ट नहीं दिया है, वैसे 140th वाला एक बार आप देख लेना किसका है, मत याद रखो मेरे हिसाब से, तो दैट इज मोर रेलिवेंट। जितना ज्यादा डेटा डालोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे।
पहला याद रखना है स्विट्जरलैंड और दूसरा इंडिया की रैंकिंग वो क्या है 40। टोटल कितनी कंट्रीज में से 132, इट इज 132। ओके, क्या इसके अलावा और कुछ भी जानना है? नहीं, इसके अलावा हमें और कुछ भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थ्योरी पोर्शन है और हमारा एग्जाम एमसीक्यू पोर्शन है, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक, आप ऑब्जेक्टिव से याद करोगे, वो पॉइंट में पूछ भी सकता है कि which of the following is not an objective, बट क्रक्स क्या था इस रैंकिंग्स क्रक्स। जीआईआई में रैंकिंग्स इज मोस्ट रेलिवेंट देन टू कि वो क्यों बना है, किस लिए बना था, किसका किसका सर्वे हुआ, उससे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेरी इजी, लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज। किसने रिसेंटली 5G लॉन्च किया? इट इज रिलायंस जियो। Shri Narendra Modi, while launching 5G services in Pragati Maidan, New Delhi, on this said that New Delhi will not remain a mere consumer of technology, but India will play an active role in the development of implementation of that technology. India will play a big role in designing the future wireless technology and manufacturing related to it. कहना यही था कि हम अब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं। Like we will not only demand बट वी विल ऑल्सो एक्सपोर्ट, मतलब हम भी लोगों को दे सकते हैं ये सर्विसेज। क्या चीज थी? बजट में 5G लॉन्चिंग होता, लेकिन कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं थी, ये प्राइवेट सेक्टर पूरा आया। नेक्स्ट, कमिटी एक्सपोर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस सबमिट रिपोर्ट इन IFSCA। बजट रिलेटेड आई थिंक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और वो ध्यान में रखने की भी होती हैं, उसका एक अलग से कंप्लीट सेशन ले लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है मटेरियल फॉर बजट, आई थिंक दिस इज कंप्लीट बजट टॉपिक, तो हम वो एक अलग से सेशन रखेंगे। ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है कि आपको 1 लाइन 2 लाइन में बता दिया, तो वो बस होता है ना बात को टालना, दैट विल बी। पर ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि छोड़ देंगे, बजट पढ़ेंगे पर एक कंप्लीट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक क्लास के बीच में हम छोटा सा बजट का एक हिस्सा बता दें और बोले बजट हो गया, नहीं हो सकता। ऑलरेडी इतने बड़े बजट में से इतना छोटा बनाया, उस छोटे में से भी आप छोटा बना देंगे तो फिर एग्जाम के लिए कुछ बचेगा ही। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं इस पे। Committee on Export Sustainable Finance submits two reports to IFSCA. A committee on exports on sustainable finance constituted by International Finance Services Centers Authority submitted a final report of chairperson to this and this. The committee was chaired by Shri C.K. Mishra, former Secretary to Government of India, Ministry of Environment, Forest and This. आप सोच रहे हैं इसमें हम एग्जाम के लिए क्या पढ़े? कुछ चीजें आपको ऐसी सिर्फ रीड भी करनी पड़ेंगी। डजंट मीन कि एक अगर ई बुलेटिन आई है तो वो उसमें हर एक टॉपिक एग्जाम के लिए बना है। कुछ चीजें बस नॉलेज बेस होती हैं। हो सकता है आपसे IFSC के बारे में ये पूछ सकता है, IFSC क्या है? इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। बस यही ये रिपोर्ट लेकर आती है, दैट इज एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। सस्टेनेबल फाइनेंस की रिपोर्ट लेकर कौन आता है? नेक्स्ट टॉपिक वेरी स्मॉल, BSE SME। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर उससे एक छोटा स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है। तो SME क्या है? इट इज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अचीव्स milestone of 400 listed companies on October 10, 2022। मतलब सिर्फ बिग इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे भी हमारी ग्रोथ हो रही है, तभी मैक्सिमम कंपनीज जाके रजिस्टर हो रही हैं, लिस्ट हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो SME क्या है ये जानना है, और कितना टारगेट कंप्लीट किया है? 400 लिस्टेड कंपनीज। ये एक हमारे यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की एक स्पीच का एक पार्ट दिया हुआ है कि हाउ ही फेल्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज कि 400 हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ गुजरात एडिशन ऑफ मोदी @20 मीट्स डिलीवरी। तो श्री नरेंद्र मोदी इज नॉट जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर और अ लीडर बट अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ सिंबल ऑफ कंट्रीज कल्चरल रेनाइंस।
This was stated by Raksha Mantri Rajnath Singh at its launch of Gujarati edition of book titled Modi at 20 Dreams Meets Delivery. ठीक है, ये बुक कौन लॉन्च करा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. बाय रीडिंग दिस आपको समझ में आया होगा सितंबर की मंथली बुलेटिन वाज मच बेटर देन अक्टूबर. एग्जाम के थ्रू रेलिवेंट वो ज्यादा थी, हालांकि कुछ भी पूछ सकता है, अगेन से कुछ भी आ जाता है. करंट अफेयर्स का पेपर 4 का ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का. Who has been made the national icon of Election Commission of India? That is पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी, इनकी रील्स भी बहुत आती हैं, अगर आप इनको गूगल पे सर्च करोगे तो आप देख के पहचान जाओगे ये कौन है, पंकज त्रिपाठी. नेक्स्ट 50th चीफ जस्टिस अभी पढ़ा था, उसमें आई थिंक शायद एक गलती हुई, आई थिंक उसमें 49th की बात कही गई थी, वो यू ललित थे, उदय उमेश ललित. ये 50th की बात हुई है, वहां पे जाके ठीक कर लेना, वो यू ललित थे. पुराना पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, आप उसको हमेशा करंट ही पढ़ना है. कोई आपसे फॉर्मर उससे फॉर्मर नहीं पूछेगा, करंट पूछेगा. सीजेआई कौन है? तो धनंजय वाई चंद्रचूड़. अब पिछले एग्जाम हुआ था 12 नवंबर को एंड आई वाज टीचिंग दिस इन 3rd और 4th नवंबर, तो लास्ट बैच. वो बच्चे बहुत परेशान, सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि 9th को एक अपॉइंटमेंट होने वाला है, तो मैंने उनको ये नाम भी बताया था, वो नाम भी बताया था. अब बच्चे ये कंफ्यूज थे, पेपर हो रहा है 12 नवंबर को, पेपर पता नहीं कब बना होगा, तो हम क्या टिक करेंगे? तो जब आपको बोलेगा तो आपको ना ये 50th याद रखना है. जो अब बन रहे हैं वो कौन से हैं? 50th, और आप इसी को टिक करके आओगे, आप पुराने को नहीं करके आओगे, क्योंकि क्लास 3rd को हो रही थी, डजंट मैटर, एग्जाम 12th को है. तो उस वजह से मैंने उस सेशन में भी यही बोला था, ध्यान में करंट रखना, और करंट फॉर एग्जाम पर्पस. कितनी बार होता है, आज मैंने कुछ पढ़ाया, हो सकता है 3 महीने बाद चेंज हो जा रहे हैं, तो फिर बच्चे कहेंगे अरे मैम तो गलत पढ़ा दी. ऐसा नहीं है, उस टाइम पे होते एंड सडनली कोई अपॉइंटमेंट हो गया बिना किसी उसके प्रीवियस स्टेटमेंट्स के, तो वो अलग चीज है. बट जो पहले से मुझे पता था कि ये 9th को शॉर्ट होने वाला है, तो वो आपको ये याद रखना पड़ेगा. तो 2 नाम याद रखने पड़ेंगे नहीं, अब आपको तो सिर्फ 50th. आप सबसे सेफ साइड वाले बैच हो जो अपॉइंटमेंट के बाद देने जा रहे हैं. जो अपॉइंटमेंट के पहले देने जा रहे थे उनके साथ थोड़ा दिक्कत था. डन. Who has been appointed as the presiding officer of UAPA? It is दिनेश कुमार शर्मा. UAPA क्या होता है? It is Unlawful Activities Prevention Act. Unlawful Activities Prevention Act के लिए. Done. Mulayam Singh Yadav, who passed away recently, served as the chief minister of which state? UP. Global Hunger Index. What is India's rank in Global Hunger Index? It is 107. 107th रैंक है. ये क्या है? क्या चीज? कब आता है? मंथ ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका सर्वे 1 साल का होता है, वो 1 साल की रिपोर्ट देते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? और इंडिया इस रिपोर्ट से बहुत चिढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा तरीके से, एंड उन्होंने खुल के इसको बोला भी है. तो वो है क्या एक्चुअल में, इसमें जो इन लोग जिस तरीके से सर्वे करते हैं उस तरीके वो इंडिया सेटिस्फाइड नहीं है. और सबसे खराब बात, इंडिया की रैंकिंग 107th है, एंड आई थिंक टोटल, एक मिनट, टोटल एक सेकेंड, टोटल मैंने कहीं लिखा था हाउ मेनी में होता है, 121 में से. कितने में से? तो मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत ही खराब पोजीशन पे हैं. खराब थे और ये तो क्लियर था, पर दुख तब होता है पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे काफी अच्छी है. पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे अच्छी है, श्रीलंका की रैंकिंग हमसे अच्छी है. हाँ, बट ये 2 कंट्रीज से पीछे हैं हम.
ये इंडिया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यू हैव हर्ड कि रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे श्रीलंका में, बहुत न्यूज में आया था, बहुत बुरी स्थिति थी वहां पे। सुन तो ये भी रहे थे कि लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, प्राइसेस बहुत हाई है। उस टाइम पे मीट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, हम दूसरों को दे रहे हैं खाने के लिए। पाकिस्तान है जिसकी हालत बहुत खराब है इकोनॉमिकली भी और फूड के मामले में भी, वो हमसे अच्छा है। ये जो रिपोर्ट बनी है इससे इंडिया बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है, कहीं ना कहीं सही भी है। हाँ, हमारे यहाँ स्टार्वेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इतना है कि क्या हम पाकिस्तान से काफी पीछे हो चुके हैं और हम श्रीलंका से भी पीछे हो चुके हैं। इतना ही पीछे थे तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे थे, हम क्यों उनकी हेल्प करते हो, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है तो वो हमसे क्यों मांगते, लॉजिक रीजन। तो उस बात के लिए इस पे एक लंबी चौड़ी डिबेट होती है। इंडिया इज नॉट सेटिस्फाइड दिस रैंकिंग, तो हमें इससे क्या करना, सेटिस्फाइड है कि नहीं है। एज अ स्टूडेंट्स हम क्या करें, स्टूडेंट्स आप लोग ये करना है, क्योंकि जो लड़ाई होती है, जो डिबेट होती है, उसमें एक नाम आ चुका है, क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वो टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है, ऐसे ये टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट नहीं था, बट न्यूज में हाईलाइट हुआ तो वो करंट अफेयर्स बन गया, और करंट अफेयर्स बन गया तो वो पेपर 4 बन जाता है। इस वजह से आपको ये पढ़ना पड़ता है। 107th रैंकिंग याद रखना, ठीक है। सो वी हैव डन विद आवर 2 मॉड्यूल एज पर आवर टारगेट कि हमको सितंबर एंड अक्टूबर की कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट हम लोग कुछ सेशंस रखेंगे स्पेसिफिकली फॉर मॉड्यूल, तब तक सब अपनी करंट अफेयर्स की मॉड्यूल प्रिंट करा के रख लें। आई विल अगेन से गेट इट प्रिंट, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मॉड्यूल्स पुरानी होती हैं, वो अपडेट बहुत जल्दी नहीं होती हैं, हम लोग को उसको पढ़ते पढ़ते ही अपडेट करना है, ठीक है। सो यू विल डू दिस, गेट दिस प्रिंट बिफोर आवर नेक्स्ट क्लासेस शेड्यूल, ओके। सो सबको समझ में आया है आज के टॉपिक्स, वी आर वाइंडिंग अप फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ मॉड्यूल स्पेसिफिक क्लास। टिल देन आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए एंड इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन हाईलाइट करके रखिए। थैंक यू सो मच।